हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे पावर कोचिंग क्लासेस में। कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज एक्सरसाइज को लेकर। संख्या श्रेणियों की इस श्रृंखला में हमने इससे पहले वाले जो 3 वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें से पहला वीडियोस था नंबर सीरीज बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर। फिर हमने दूसरे वीडियो में बात की थी नंबर सीरीज एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से, और उस वीडियोस में 20 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हमने वहां पर सोल्व किया था, वहां पर चर्चा की थी। उससे नेक्स्ट वीडियो था, उसमें हमने मात्र 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को वहां पर लेकर बात की थी। आज हम इस चौथे वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे, अर्थात यहां पर जो हमारा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 पूर्णांक जो समांतर श्रेणी में हो तथा जिनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो, इन विकल्प में से कौन से होंगे। अब यहां पर अगर हमें एपी की, जीपी की या एचपी की पहचान करनी है तो हम देखते हैं एपी में, क्योंकि यहां पर हमसे पूछा गया है कि ये जो है एक एपी है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं विकल्प ए में -3, -1 और 1, ये 3 हमारे पास जो पद हैं दिए हुए हैं। अब 2 पदों का डिफरेंट हम यहां पर देखते हैं तो ये होता है 2, और आगे जब हम -1 से 1 में डिफरेंट देखते हैं तो ये भी होता है 2, अर्थात ये जो -3, -1 और 1 है ये एपी में तो है। अब हम देखते हैं इनका गुणनफल, तो -3, -1 और 1 इनके हम गुणा करते हैं, -3, -1 और 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, 3 × 3 और ये गुणनफल बनता है 3। 3 एक यहाँ पर अभाज्य संख्या है, मतलब 3 पूर्णांक जो समांतर श्रेणी में है। ये भी कंफर्म है कि ये एपी में है क्योंकि इनका जो सर्वांतर आया है वो 2 आया है। अब हमने किया है इनका गुणनफल, तो गुणनफल प्राप्त हुआ है हमें 3, और 3 कंफर्म ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होता है वो हमारा विकल्प ए होता है। अगर हम बात करते हैं विकल्प बी और विकल्प सी को लेकर, तो यहाँ पर -5, -1 और 3 एपी में है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंट है वो 4 है। और यहाँ पर जब हम इनका गुणनफल करते हैं तो 5 × 5 और 5 × 15, 15 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। फिर सी में बात करते हैं तो सी में ये 7 और 2 के बीच का जो डिफरेंट है वो 5 है, 2 से 3 के बीच का डिफरेंट है वो 5 है। तो ये कंफर्म एपी में तो है, लेकिन जब हम इसका गुणनफल करते हैं 7 दूनी 14 और 14 3 42, 42 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः यहाँ पर हमारा जो विकल्प ए है -3, -1 और 1, यही कंफर्म हमारा करेक्ट आंसर होता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² + 2n होता है, तब श्रेणी का r पद क्या होगा। r पद है या n पद है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि भाई n पदों का योग तो है। अगर हमें n पद ज्ञात करना है तो n पद ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर तरीका होता है कि भाई n पदों के योग में से n - 1 पदों का योग घटा दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यही प्राप्त करना है कि जो हमारे पास tn है वो जो tn का मान होगा वो होगा sn - -1, मतलब n पदों के योग में से n - 1 पदों का योग घटा दिया जाए। तो sn ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो sn का मान हमारे पास है अगर 3n² प्लस 2n। अब इस 3n² प्लस 2n में से हम घटाएंगे, यहाँ पर जब sn था तो n² प्लस 2n था। अब यहाँ पर sn - 1 है तो जहाँ n है वहां पर n - 1 होगा, मतलब 3 के साथ n - 1² प्लस 2 × n - 1। अब यहाँ पर जो ये 3n² प्लस 2n है माइनस, यहाँ सूत्र बनाते हैं अगर तो हम देख पाते हैं 3 यहाँ पर n² माइनस 2n की गुणा करते हैं 3 से तो ये हो जाता है 6n, और प्लस 1 की गुणा करते हैं 3 से तो 3 × 3 प्लस 2n और -2, ये हमें प्राप्त होता है। 3n² से 3n² कैंसिल होता है और यहाँ पर 2n से 2n कैंसिल होता है। जब हम माइनस की गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, यानी कि हमें जो ये tn प्राप्त होगा वो होगा 6n प्लस में
और यहाँ पर 3 - 2 यानी कि बनता है +1। जब माइनस से गुणा होती है तो ये हो जाता है -1। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब हमें n का पद निकालना है तो हमें प्राप्त हुआ है 6 के साथ n का गुणा। इसी प्रकार अगर हमें r का पद निकालना है तो हम 6 के साथ लेंगे r को, अर्थात यहां से हमें प्राप्त होगा 6r - 1। 6r - 1 मतलब विकल्प सी हमारा होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे बोला गया है कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से 15 क्यूब तक संख्याओं का जो योग है उनमें से 1 + 2 + 3 और 15 तक के योग को घटाने पर हमें प्राप्त मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो सीरीज हैं, 1 से लेकर 15 तक घनों का योग और 1 से लेकर 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब अगर हमें पता है कि n तक की, यहाँ पर अगर हम 15 को मान लेते हैं n, तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग जो होता है वो होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर n 15 है तो इसे हम लिख सकते हैं 15 × 15 + 1, मतलब सीधे सीधे 16/2 का होल स्क्वायर माइनस n × n + 1/2, मतलब 15 × 16 और बटे 2। अब हम इसे सीधे सोल्व करते हैं। 2 × 8 = 16 और 15 × 8 = 120। तो 120 का वर्ग यहाँ पर होता है माइनस, और इसे हम काटते हैं तो ये सीधे सीधे 15 × 8 = 120 होता है। अगर हम यहाँ से 120 को ले लेते हैं कॉमन, तो 120 को कॉमन लेने के बाद में बचता है 120 - 1 यानी कि 119। 120 की 119 से गुणा करें तो यहाँ पर 0, 12 में 108, 10 बचते हैं, 12 कम 12 है, 12 और 10 होते हैं 22, 12 कम 12 और 2 होते हैं 14, मतलब 14,280। यहाँ पर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग में से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग घटाने पर प्राप्त मान होता है, और इसके अनुसार हमारा विकल्प सी होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, सूत्र अगर हमें याद है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, और n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 ओनली। तो हम सवाल को आसानी से कर पाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को लेकर। या क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे बोला गया है एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद मतलब a है वो 6 के बराबर है, और जो सर्वांतर है अर्थात b है वो यहाँ 5 के बराबर हमें दिया हुआ है। तब इसका 11वां पद क्या होगा। हम जानते हैं Tn इक्वल होता है a + n - 1 × d। अब a + n - 1 × d के अकॉर्डिंग यहाँ पर a का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6 प्लस n का मान हमें दिया हुआ है 11। तो यहाँ n - 1 करने पर हमें जो प्राप्त मान होगा वो होगा 10 × d। d का मान है हमारे पास 5, तो 10 × 50 और 6 = 56 हमारा आंसर बनता है यहाँ, और विकल्प डी होता है करेक्ट। एपी में दो फॉर्मूले हैं n का पद निकालने के लिए, Tn = a + n - 1 × d, और Sn अर्थात पदों का योग इक्वल n/2 × 2a + n - 1 × d। अगर किसी वजह से हमारे पास d नहीं है और अंतिम पद l हमें प्राप्त है तो Sn = n/2 × a + l। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे बोला गया है कि 10 से 200 के बीच में 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 7 से विभक्त होने वाली संख्या जो 10 के नजदीक है वो 10 से बड़ी संख्या होती है 14। मतलब यहाँ पर जो प्रथम संख्या है 10 से बड़ी 7 से विभाजित होने वाली वो 14 है। अब 14 के बाद में होता है 21, इसी तरीके 7 का पहाड़ा पढ़ते चले जाते हैं, और ये हम देखते हैं 200 के नजदीक वाली संख्या 7 से जो विभाजित होगी। यहाँ पर 7 से काटते हैं 200 को, 7 दूनी 14 बचता है 6, हो जाता है 60। तो यहाँ 7 × 8 = 56, मतलब जो संख्या होगी वो संख्या होगी 28 × 7 = 196। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो 196 है 7 से विभाजित होता है 28 बार, और ये जो 14 है ये 7 से विभाजित होता है मात्र 2 बार। अब जब हमें यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली 200 से 10 के बीच की संख्याएं चाहिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n = 28वां पद मतलब अंतिम पद और प्रथम पद प्लस 1। 28 में 2 जाता है होता है 26 में 1 जोड़ दिया तो हमें आता है 27। अर्थात यहाँ 10 से लेकर 200 के बीच में जो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं
वो कुल 27 संख्याएं हैं। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे बोला गया है 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 तथा 6 से पूर्णतया विभक्त होंगी। तो यहाँ पर 4 से 5 से और 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या इनका लैसे होती है। तो 4, 5 और 6 का अगर हम निकालते हैं लैसे, तो इनका लैसे बनता है, यहाँ पर हम देखते हैं 4 और 6 का लैसा होता है 12 और 12 की गुणा करते हैं 5 से, तो वो आता है 60। मतलब यहाँ पर 60 ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होती है। तो अब 200 और 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या होगी वो 60 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 200 से बड़ी और 600 से छोटी संख्या कौन कौन है जो 60 से विभाजित होती है। तो वो संख्याएं हमारे पास आती है 6 चौक 24, यानी कि 240, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निमा 54 और 6 दही 60। लेकिन अगर हम 600 को यहाँ पर शामिल करते हैं तो फिर बीच वाली संख्या का क्या औचित्य रहता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब n का जो मान है वो यहाँ पर आता है 6, और इस प्रकार हमारा आंसर विकल्प बी होता है करेक्ट। ओके, मतलब 200 और 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो मात्र 6 संख्याएं हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे बोला गया है कि 21 से 61 के बीच में सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब हम सभी जानते हैं, जानने वाली बात भी है कि 21 से बड़ी और 61 से छोटी जो सम प्राकृत संख्याएं होंगी उनकी शुरुआत 22 से होगी, जैसे 22, 24, 26, 28 और इसी तरीके से करते करते ये पहुंचेगी 60 तक। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 20 से बड़ी जो सम प्राकृत संख्या है वो 22 है और 61 से छोटी जो सम प्राकृत संख्या है वो 60 है। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि 22 से 60 तक जो सम प्राकृत संख्याएं हैं वो कुल, क्योंकि 22 से 60 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वो अगर 20 से 60 के बीच में जोड़ते हैं तो होती है 40 और 40 का कर दिया जाएगा था। तो यहाँ पर जो n का मान आएगा वो n बराबर आएगा 20, क्योंकि 2 से लेकर 60 तक अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वो होता है 30 संख्याएं। अब 2 से लेकर 20 तक की संख्या इसमें से नदारत है, यानी कि 10 संख्याएं हटी हुई हैं, तो जो 22 से 60 तक की संख्या बचेगी वो मात्र 20 बचेंगी। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि ये 22 तो है ए अर्थात प्रथम पद, और ये जो 60 है ये है अंतिम पद, और 22 से लेकर 60 तक बनी हुई है एपी जिसमें डिफरेंट है मात्र 2। तो यहाँ पर अगर हमें निकालना है एस एन अर्थात S20, तो ये होगा n/2 इंटू ए प्लस एल, मतलब 22 प्लस 60। अब 2 से हम काटते हैं तो ये आता है 10, और 22 और 60 होते हैं 82, यानी कि हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 820, और यहाँ पर विकल्प ए होता है हमारा करेक्ट। ओके, कुछ चीजें जो मुंह जबानी सोल्व होनी है सवाल को कम समय में करने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 और इसी प्रकार करते करते 3983 तक का जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो उस योग को अगर 1992 से भाग दिया जाए तो आंसर क्या होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्याओं में अगर हमें n का मान निकालना होता है तो इस सीरीज के लिए जो n का मान आएगा वो 3983 + 1 और बटे 2 होगा, क्योंकि विषम संख्याओं में जो डिफरेंट होता है वो मात्र 2 का होता है। सम संख्याओं की ही तरह सम संख्याएं हो अर्थात विषम संख्याएं हो, इनमें डिफरेंट जो होगा अर्थात समांतर जो होगा वो 2 ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे भाग करते हैं तो 2 × 2, 2 × 18, फिर 2 × 18 और 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पर जो पदों की संख्या है 1 से लेकर 3983 तक वो 1992 है, और हमारे पास प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 3983। मतलब अगर यहाँ से हम सूत्र लगाकर सोल्व करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 1992 बटे 2 अर्थात n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए का मान है हमारे पास 1 और यहाँ पर एल का मान है 3983, और इसके बटे में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1992। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1992 से 1992 होता है कैंसिल, और 3983 + 1 का बटे 2 करके हमारे पास आंसर ऑलरेडी 1992 आ चुका है। तो इसे हम सीधे सीधे लिखते हैं यहाँ पर 1992। मतलब इस 1992 को हम या तो n के रूप में यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं या फिर यहाँ पर श्रेणी का योग बटे 1992 के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसका आंसर 1992 ऑलरेडी हमें दिया हुआ भी है, और आंसर हमें दिया होने के बाद भी हमें ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 में हमसे बोला गया है कि कोई श्रेणी
5, 10, 20, 40 का कौन सा पद है जो 1280 होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसी बात का पता लगाना है भाई कि ये जो श्रेणी हमारे सामने है 5, 10, 20, 40 ये एपी में है या जीपी में है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 और 10 के बीच में डिफरेंट है 5 का, और 10 से 20 के बीच में डिफरेंट है 10 का, 20 से 40 के बीच में डिफरेंट है 20 का, मतलब ये एपी में तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं जीपी के लिए। तो 5 को 10 बनाने के लिए यहाँ पर गुणा किया गया है 2 से, और 10 को 20 बनाने के लिए फिर से गुणा किया गया है 2 से, 20 को 40 बनाने के लिए फिर से गुणा किया गया है 2 से। मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 5, 10, 20 और 40 में जो अंतर है वो अंतर ना होकर अनुपात है। मतलब इस और ये जो अनुपात है प्रत्येक पद के बीच में एक समान है, तो इसे हम यहां पर बोल सकते हैं सार्वनुपात। अर्थात जो सीरीज है ये सीरीज जीपी में है और इसके पदों का जो सार्वनुपात है वो 2 है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो जीपी का प्रथम पद है वो 5 है और सार्वनुपात 2 है। तब जीपी का nवां पद अगर हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र होता है Tn इक्वल a इंटू आर पावर n माइनस 1। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सवाल को करते हैं तो यहाँ पर हमें जो ये मान दिया हुआ है, a का मान है 5, r का मान है 2 और n माइनस 1 घातांक के रूप में है, और हमें प्राप्त मान है 1280। अगर हम यहाँ से इसे सोल्व करते हैं तो 2 पावर n माइनस 1 जो हमें बचता है, 5 से काटते हैं 1280 को, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 छक 30, 256। और ये जो 256 है 2 की घात करते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि 2 की घात आता है यहाँ पर 8। अब घातांक की करते हैं तुलना, तो n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो है 8, तो n बराबर प्राप्त होगा हमें 8 प्लस 1 यानी कि 9। अर्थात जीपी का जो 1280 पदमान है वो 9वें पद का है। अर्थात यहाँ पर जो है विकल्प भी होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 को लेकर। अब तक के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 से पहले के सवाल थे 1 to 38 तक, वो सारे एपी के अलग अलग टाइप थे। अब यहाँ पर जीपी के टाइप की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सबसे पहले ही हमसे nवें पद का मान दिया हुआ है और n का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे बोला गया है कि यदि k-2, 2k+1 तथा 6k+3 ये तीनों ही गुणोत्तर श्रेणी में है तब k का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज को हमने जो है नंबर सीरीज बेसिक कंसेप्ट में स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि अगर 3 पद जीपी में है तो मध्य पद का वर्ग अर्थात 2k+1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है बाह्य पदों का गुणनफल। अब अगर इसे सोल्व किया जाए तो k का कोई तो मान प्राप्त होगा। करते हैं सोल्व, 2 दूनी 4 k² प्लस 1 प्लस 4k इक्वल, यहाँ पर करते हैं 6k², आगे माइनस 12k प्लस 3k माइनस 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4k² को 6k² की तरफ लेकर जाते हैं तो ये होता है हमारे पास 2k², 12k में से 3k जाते हैं तो माइनस के 9k बचते हैं, 4k को इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाते हैं माइनस के 13k। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, जब इसे हम लेकर जाते हैं राइट हैंड में तो ये हो जाता है हमारे पास -1, यानी कि इसे हम बोल देते हैं -6 - 1 इक्वल -7 और इक्वल टू हो जाता है 0। अगर हम इसे सोल्व करते हैं 7 दूनी 14 तो यहाँ पर बनते हैं 13 एकम 14 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2k² माइनस 14k और प्लस k माइनस 7। अगर मैं यहाँ से 2k को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे बचता है k माइनस 7, और फिर अगर मैं प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे बचता है k माइनस 7। अब k के साथ 2k के साथ प्लस में 1 है तो प्लस वाले मान तो अमान्य होते हैं। यदि k माइनस 7 को हम करते हैं 0 तो k बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 7। अर्थात यहाँ पर विकल्प डी होता है हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, ये एक तरीके से द्विघात समीकरण का सवाल हुआ जिसे यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के रूप में स्थान प्राप्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को लेकर। ओके, यह क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 6560 है, तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जबकि r इक्वल 3। मतलब यहाँ पर जो सर्व अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 3 और जो पदों की संख्या है n बराबर हमें दिया हुआ है 8 और पदों का योग S8 बराबर 6560 हमारे पास है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद होता है हमारे पास a, तो यहाँ पर सूत्र होता है S8 के लिए
a इंटू आर पावर n माइनस 1 अर्थात 3 की पावर 8 माइनस 1 और बटे 3 माइनस 1, और ये जो S8 की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 6560। अब इसके अकॉर्डिंग यदि अगर हम a का मान प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 माइनस 1 का मान होता है 2, ये 2 बटे में 1 लेकर प्लस मल्टीप्लाई करने पर 6560 के साथ करता है गुणा, बटे में 3 की घात 8, 3 के 9 27 81 और 8 8 64, यानी कि ये जो होगा लगभग 6561 के बराबर है। और माइनस 1 करने पर ये फिर से 6560 आता है, तो 6561 माइनस 1 यानी 6560 को काटता है, तो यहाँ से a बराबर अर्थात प्रथम पद का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 2, और ये विकल्प ए हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे बोला गया है एक के घनमूल कैसे होते हैं। तो अगर हमने इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर हाई स्कूल किया हुआ है और हमने इकाई के घनमूलों को पढ़ा है, तो इकाई के घनमूलों के लिए हमें जो मान दिया जाता था वो दिया जाता था ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 इक्वल 1, यानी अगर हमें इकाई का घनमूल चाहिए तो इकाई का घनमूल जो होता था उसे हम बोलते हैं सीधे सीधे ओमेगा। अब इसे तो हम ओमेगा बोल रहे हैं इकाई के घनमूल को, लेकिन अगर हम एक का घनमूल निकालते हैं तो एक का वर्गमूल निकालो या वर्ग निकालो, घनमूल निकालो या घन निकालो, वो तो एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें जो ओमेगा का मान प्राप्त होगा वो ओमेगा का मान प्राप्त होगा 1, या यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर प्राप्त करते हैं तो वो भी प्राप्त होगा 1। ओमेगा क्यूब ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इकाई के जो घनमूल आते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन? 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और हम इन तीनों को ही देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो ओमेगा गुना है, और ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर का जो गैप है वो भी ओमेगा गुना है। मतलब ये जो ओमेगा है यहाँ पर काम करता है आर का, अर्थात सार्व अनुपात का। तो सार्व अनुपात जो होता है वो जीपी में होता है, मतलब ये जो इकाई के घनमूल है वो इकाई के घनमूल जीपी में होंगे। जब जीपी में होंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विकल्प बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। अगर मैं इसे इस तरीके से ना भी करूं तो हमें जो है ये चीज मुंह जबानी याद होनी चाहिए या कंठस्थ याद होनी चाहिए, या फिर हमारे माइंड में पहले से ही सेट होना चाहिए कि इकाई के जो घनमूल होते हैं वो 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और इन तीनों में जो रेशियो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं सार्व अनुपात, और सार्व अनुपात आता है जीपी में। अतः हम बोल सकते हैं कि इकाई के जो घनमूल होंगे वो जीपी में होंगे। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को लेकर। यह क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कहा गया है कि n का छोटे से छोटा ऐसा मान कौन सा है जिससे 1 + 3 + 3 स्क्वायर और इसी प्रकार 3 पावर n का जो मान है वो 2000 से अधिक होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 3 के बीच में जो रेशियो है वो 3 का है, 3 से 3 की घात 2 के बीच में रेशियो है वो भी 3 का है, यानी कि यहाँ पूरी ही सीरीज में जो सार्व अनुपात आता है वो 3 आता है, और इसका जो प्रथम पद है वो 1 होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर Sn की बात करें तो Sn का जो मान होगा वो होगा a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यानी कि a का मान है 1 और r का मान है 3, तो 3 की घात n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, और ये जो बड़ा है वो कितने से है? 2000 से। अगर इसके अकॉर्डिंग हम सवाल को करते हैं सोल्व, तो 3 पावर n माइनस 1 जो बड़ा होगा वो होगा 2 गुणा 2000 यानी 4000। अब इस 4000 के हिसाब से अगर हम यहां पर 3 पावर n का वैल्यू प्राप्त करते हैं, 3 पावर n का वैल्यू बड़ा होगा 4000 माइनस 1 यानी 3999। अब 3 की घात n को इस विकल्प के अनुसार अगर हम लेते हैं 3 की घात 7, तो ये जो मान होता है 3 3 29 27 81 गुणा 27। अब 27 ही कम 27 का 7 हासिल लगे 2 और 27 अट्ठे 216, 216 और 2 हो गए 218, मतलब 2187 बनता है, और 2187 3999 से है छोटा। तो अगर हम यहाँ पर 3 की घात 7 ना लेकर 3 की घात 8 लेते हैं तो ये बनता है 81 गुणा 81। अब 81 गुणा 81 अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं 81 कम 81 का 1 हासिल 8 और 81 अट्ठे 648, और 648 में हम जोड़ते हैं 8 को तो ये बनता है 656, और 656 मतलब 6561 बड़ा है 3999 से। मतलब यहाँ पर जो n का मान होगा वो 8 के बराबर होगा, ना कि 7 के बराबर। इसे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं
कि यहाँ पर विकल्प डी हमारा होता है करेक्ट आंसर। ओके, 3 की घात 7 का मान 3999 छोटा बनता है और 3 की घात 8 का मान 3999 से अधिक बनता है। तो अधिक बनाने के लिए हमें 2000 से अधिक बनाना है, तो डी का मान हमें 8 लेना ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। हमसे पहले ही बोल दिया गया है कि 3 संख्याएं जीपी में है और उनका जो योग है वो 28 और गुणनफल जो है 512 है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या सूत्र लगाएं, क्या मान लगाएं, सीधे सीधे यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प में जिन 3 पदों का योग 28 होगा और गुणनफल 512 होगा वही विकल्प हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 2 8 और 8 16, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि योग 28 है। अब 8 और 2 10 और 18 होते हैं 28। इस 28 में हम देखते हैं 8 दूनी 16 और 16 8 128, यानी कि जो इकाई का अंक आएगा वो 8 आएगा और हमारे पास यहाँ पर है 512 है, तो इकाई का अंक यहाँ पर 2 है, तो ये भी हमारा विकल्प नहीं हो सकता। अब देखते हैं यहाँ पर 8 4 12 है, 12 और 16 को जोड़ते हैं तो होता है 28। अब 4 8 32 और 32 की गुणा करते हैं 16 से, तो यहाँ पर 32 गुणा 16 करने पर हमें प्राप्त होता है 16 2 32 का 2 हासिल लगे 3 16 3 48 और 48 3 51, मतलब 512। योगफल 28 और गुणनफल 512 है। विकल्प डी यहाँ विकल्प सी यहाँ पर हमारा होता है करेक्ट आंसर। अब अगर हम इस सवाल को विकल्प के माध्यम से ना करना चाहें और सीधे सीधे जीपी के सूत्र से करना चाहें तो हम यहाँ पर 3 संख्याओं को अगर मानेंगे तो 3 संख्याएं हम मानेंगे a/r, a और ar। अगर इसके हिसाब से हम बात करते हैं गुणनफल की, तो गुणनफल हमारे पास बनता है 512 है, यहाँ से r से होता है r कैंसिल, a³ इक्वल 512, मतलब यहाँ से जो हमें a का मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 8। अब 8 जो मान है वो हमारे 2 विकल्प में है। अब इसके हिसाब से अगर मैं इनका करता हूँ योग, तो मुझे जो योग प्राप्त होगा वो होगा a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर अपॉन R इक्वल 28। अब यहाँ से क्योंकि a का मान मेरे पास 8 है, तो अगर मैं 8 को लेता हूं कॉमन, तो 8 को कॉमन लेने के बाद में मुझे जो मान यहां से प्राप्त होंगे 1 प्लस R स्क्वायर और अपॉन में जो R मुझे प्राप्त होगा उससे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, यानी 1 प्लस R स्क्वायर जो मुझे प्राप्त होगा वो होगा 7 गुणा R बटे 2। और इस हिसाब से अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आता है R स्क्वायर प्लस ये 2R बनते हैं इधर जाकर और 7R है यहां पर पहले से ही, तो माइनस के 5R और 2R स्क्वायर माइनस के सॉरी यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं इसे तो ये मुझे प्राप्त होता है 2R स्क्वायर माइनस 5R और प्लस 2 इक्वल 0। तो 2 दूनी 4 और 1 5। यहां पर अगर मैं योग बनाता हूं तो 2R स्क्वायर माइनस 4R और फिर यहां पर माइनस R प्लस 2 इक्वल 0 से जो R के मान मुझे प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं यहाँ 2R को कॉमन लेने पर R माइनस 2, यानी कि R बराबर मुझे प्राप्त होता है 2। तो R बराबर 2 के हिसाब से अगर मैं A को 8 मानता हूं तो A अपॉन R करने पर मुझे जो प्राप्त होगा तब A अपॉन R का जो मान होगा वो होगा 4, यानी कि विकल्प यहाँ पर जो 4 उपस्थित है वो है C में, तो हमारा विकल्प C यहाँ पर होता है करेक्ट। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को लेकर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे बोला गया है श्रेणी 3 9 27 आगे को पद हैं कि कितने पदों का योग 363 होगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना 3 9 27 में जो है एपी है, जीपी है या एचपी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 से 9 का जो रेशियो है वो 3 है और 9 से 27 का जो रेशियो है वो भी 3 है, मतलब ये जो है एक जीपी है और जीपी में जो आर का वैल्यू है वो 3 है और यहाँ पर ए का जो मान है वो भी 3 है। अब अगर हमें यहाँ पर देखना है कि कितने पदों का योग 363 है, तो जीपी के एन पदों के योग का हम यहाँ पर सूत्र यूज करते हैं। तो जीपी के एन पदों का योग होता है एच एन इक्वल ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग ए का मान हमारे पास 3 है और आर का मान भी 3 है, तो 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 और हमें योग दिया हुआ है इसका ऑलरेडी 363। यहाँ
अगर हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 पावर n माइनस 1 का जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वो होगा 2 गुना 121, मतलब 242, या 3 पावर n का जो मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 243। तो यहां से अगर हम सोल्व करते हैं इसे, तो 3 तिया 9 27 81, 81 तिया 243, यानी कि ये होता है हमारे पास 3 की घात 5। 3 तिया 9 27 81, 81 तिया 243। अब यहाँ अगर हम करते हैं घातांकों की तुलना, तो n बराबर हमें प्राप्त होता है 5, और इस प्रकार हमारा आंसर विकल्प ए होता है करेक्ट। ओके, तो नंबर सीरीज एक्सरसाइज के आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो आया होगा बहुत ज्यादा पसंद। यदि वीडियो वास्तव में आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नंबर सीरीज के अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।